मनोज से एक सवाल जो कि मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही इस किताब को पढ़ते हुए। रोल ऑफ गांधी। गांधी हम सबके नेशनल हीरो हैं और उनकी इवोल्यूशन पर बहुत बार चर्चा होती रही है, पर इस पूरे कास्ट प्राइड बैटल फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया में मनोज, आपने गांधी की इवोल्यूशन को कैसे देखा, उनको थोड़ा डाइसेक्ट करके बताइए। वो जब 1915 में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उस समय वो जो अपने पर्सनल लाइफ में जो उन्होंने जो कंडक्ट डिस्प्ले किया वो बहुत ही प्रोग्रेसिव था। उन्होंने जो आश्रम बनाया उसमें किसी भी तरह का कास्टिज्म उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया था। हालांकि वो बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उन्होंने लिया था कि जो भी आश्रम में रहते वो सभी वो जो मोस्ट मीनियल वर्क जो क्लीन करना, टॉयलेट्स क्लीन करना सभी को करना होगा। उनके वाइफ को भी उन्होंने एग्जाम नहीं किया, सभी को करना पड़ा। और उन्होंने एक दलित गर्ल को अडॉप्ट भी किया था, उन्होंने अपने लक्ष्मी उनके नाम थी। तो इन हिज पर्सनल लाइफ ही वाज वेरी प्रोग्रेसिव, लेकिन एज अ mass political leader who had this compulsion of carrying the rest of society with him, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डाइकोटमी डिस्प्ले किया था। उनके पब्लिक पोजीशंस में वो बहुत ही रेट्रोग्रेड थे। जैसे मनोज झा जी ने अभी बताया था विठल भाई पटेल, वो 1918 में उन्होंने जब वो इसलिए वो एक अनसंग हीरो थे क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा एक इंटरकास्ट मैरिज बिल उन्होंने लिया है ताकि इंटरकास्ट मैरिज लीगलाइज हो और उनके जो बच्चे होते हैं वो इलेजिटिमेट ना माना जाए। तो इस तरह का जो उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया, उसको उस ज़माने के जो नेता थे कांग्रेस में, बड़े राइट विंग लीडर्स थे, क्योंकि कांग्रेस में एक बिग टेंट था, तरह तरह के ओपिनियंस उसमें थे। तो मदन मोहन मालवीय और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कई बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, तो उन लोगों ने उसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज का जो प्रस्ताव है वो हमारे हिंदुइज्म के खिलाफ है, इसको उन्होंने रिजेक्ट किया। और जब वो हाउस में इस तरह का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उनको इस बिल को रिजेक्ट किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, गांधी ने उनको समर्थन किया। उन्होंने कहा जो वो कह रहे हैं वो सही है, और उन्होंने विठल भाई पटेल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया ये कहते हुए कि इस तरह का बिल ले आने से हमारे सोसाइटी में डिवीजन आ जाएगा, तनाव हो जाएगा। तो उस तरह का उन्होंने ओपिनियन दिया था। और बाद में जब कई मेंबर्स आ चुके थे लेजिस्लेचर्स में और कई प्रस्ताव ले आए थे, तो वो बहुत ही वर्ना सिस्टम के वो बड़े वोटरी बन चुके थे, तो वो टेम्पल एंट्री जैसे इश्यूज को फेवर में नहीं थे। और बहुत बाद में जब पूना पैक्ट हुआ था, जिसके वजह से दलितों को अपना जो हार्ड फॉट राइट फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट उनको गिव अप करना पड़ा, वो उसमें अंबेडकर जी भी शामिल थे। तो जब वो उस तरह का जेस्चर उन्होंने दलितों ने किया था, तो उनको उस समय लगा कि हमको कोई रेसिप्रोकल जेस्चर करना होगा। तो उस संदर्भ में पहली बार टेम्पल एंट्री को कंसिडर करने के लिए वो तैयार हुए थे। और वो भी, और उस समय भी वो बहुत ही इंक्रीमेंटल शेप में, जब तक वो 1929 में अम्बेडकर ने एक बिल फॉर्म किया, एक ड्राफ्ट किया था जिसमें उन्होंने एक राइट्स बेस्ड अप्रोच, इसका मतलब है कि सभी हिंदुओं को इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट टेम्पल में एंट्री होना चाहिए, इस तरह का उन्होंने राइट का प्रस्ताव किया था। और गांधी पूना पैक्ट के बाद 1933 में क्या पोजीशन लिया था, उन्होंने कहा नहीं, जिस मंदिर में लोकल डिवोटीज विलिंग है तो हम एक रेफरेंडम कंडक्ट करेंगे, और अगर उसके फेवर में है केवल उस मंदिर में हम एंट्री अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं कि सारे मंदिर में अलाउ होगा। तो बहुत ही इंक्रीमेंटल अप्रोच उन्होंने लिया था। और बहुत बाद में जब इंडिपेंडेंस के समय
वही आदमी बहुत बदल गए थे उनके एक्सपीरियंस की वजह से। उनका थिंकिंग में बहुत बदलाव आया था। और on the issue of communalism he was probably at his best, and on the issue of caste also he was at his best towards the end of his life. तो उस समय तो वो इतने रैडिकल हो गए थे कि उन्होंने कहा कि मैं केवल ऐसे ही शादी में जाऊंगा जो प्रतिलोम का शादी है, मतलब एक ऊंची जाति के ब्राइड है और एक नीचे जाति के ब्राइड ग्रूम है, मतलब एक दलित ब्राइड एंड ब्राह्मण ब्राइड एंड अ दलित ब्राइड ग्रूम। तो वैसे शादी में ही मैं जाऊंगा। मतलब इस 1947-46 के जो गांधी थे और 1920s के जो गांधी थे उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत कॉन्ट्रास्ट है। उससे आप अंदाज़ा लगेगा कि कितना इवॉल्व है। वैसे अम्बेडकर भी बहुत इवॉल्व है, लेकिन वो अलग पर्सन है। बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि ये इवॉल्व हुए और हमारे कई सारे राजनेता इवोल्यूशन को कंसिडर नहीं करते हैं, इवॉल्व नहीं होते हैं, वो जहाँ हैं वहीं रहते हैं। इतनी सारी बातें, लेकिन हमको लगता है कि समय कम है और इससे पहले कि लोगों की फ्लाइट का टाइम हो जाए, जाना पड़े। कैन यू प्लीज ओपन द हाउस फॉर द क्वेश्चन? तो किसके पास अगर सवाल हो ऑडियंस, सवाल आप प्लीज एकदम तीखा और सीधा सीधा पूछिए, जवाब भी छोटे और टू द पॉइंट रखेंगे, तभी हम लोग ले पाएंगे। मनोज मित्रा जी से मैं बिना तमहीद बांधे हुए मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 3 किताबें लिखी, जो हालात जो है दलितों का आपने जो उस पर दर्शाया है, वही कमोबेश आज मुस्लिमों के साथ भी वही हालत हो रही है। जितने भी जो राइट्स हो रहे हैं या एसोसिटीज़ हो रहे हैं वो मुस्लिम से कम नहीं है। क्या आप इस तरह का कोई किताब आप पेश करेंगे जो मुस्लिमों के बारे में जो एसोसिटीज़ हो रही है उस पर, और जुडिशरी का जो रोल है इसमें वो बड़ा ही निगेटिव है, इसमें कहने में कहीं दो राय नहीं है। तो ये क्या हिम्मत आप इस सिलसिले में दिखाएंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब लालू जी इस किताब के बारे में कह रहे थे तो उनको भी थोड़ा झिझक हुआ कि इस किताब का टाइटल है कास्ट प्राइड। कोई जो ठीक सोचने वाला होता है वो कास्ट में प्राइड नहीं लेगा, लेकिन वो हकीकत है। कई लोग प्राइड लेते हैं, इसलिए तो इस तरह का एट्रॉसिटीज अभी भी हो रहे हैं, राइट? तो उस हकीकत को रिफ्लेक्ट करने के लिए मैंने इन एन आयरॉनिक सेंस आई यूज दिस टाइटल कास्ट प्राइड। इट वाज नॉट इन एनी सेंस ऑफ अप्रूविंग दैट, राइट? और उसका जो सबटाइटल है बैटल्स फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया। इसका मतलब ये नहीं कि जो कास्टिज्म है वो केवल हिंदुओं में ही है, लेकिन हिंदुओं में शुरुआत हुआ है। मेरा कोई सजेशन ये नहीं कि ये कास्टिज्म बाकी रिलीजन्स में स्प्रेड नहीं हुआ, वो जरूर हुआ है और उसके बारे में जैसे हम दलित सब कहते हैं तो लगता है पूरा दलित समाज जो है एक ब्लॉक, लेकिन देखा जाए तो दलितों में इतना आपस में अंतर विरोध है कि पासवान जो है कर्मकार के साथ जो है रहने के लिए तैयार नहीं है, और जो दूसरी छोटी जातियां हैं उनको जिस ढंग से व्यवहार होता है, जिसका लाभ जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ले रही है, ये हम लोगों ने देखा है। आपको जो वेलफेयर हॉस्टल है, वेलफेयर हॉस्टल में की हालत ऐसी है, प्रभात खबर एक अखबार में डलता है यहाँ से, उसने सर्वे किया पटना के वेलफेयर हॉस्टल का, और उसमें ये देखा था कि जो मजबूत जातियां हैं जैसे पासवान है, 5 बेड का कमरा है, उनका 3 ही बेड लगा है, लेकिन दूसरे को वो उसमें आने नहीं देंगे। ये जो झंझट है, इसके चलते जो आज ये ब्लॉक दलित समाज अपने साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ सकता है, वो ताकत नहीं बन पाती। अब जैसे मुसलमान समाज के बारे में कहा, ठीक कहा मैंने संदीप ने, बिल्कुल सही बात कहा कि जिस तरह से शराबबंदी के खिलाफ उनको ये किया जा रहा है, सबसे नीचे दलितों में भी दलित जो है वो मुसलमान समाज के लोग हैं, लेकिन उनके साथ बाकी लोग दलित हैं, वो जुड़ के कोई मोर्चा बनाए, ऐसा हो नहीं पाता। ये बहुत अहम सवाल है और पता नहीं इसका कैसे निपटारा होगा। वैसे आपसे हम सवाल नहीं कर रहे हैं, सही जस्ट विचार करने के लिए हमने कहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कास्टिज्म का पॉइजन जो है वो सिर्फ ऊंची जाति वाले ही डिस्प्ले नहीं करते हैं। कई जो घटना हुए हैं, क्राइम्स हुए हैं, वो कई बार वो हम देखते हैं कि बहुजन और दलित के बीच में होता है। मतलब बहुजन ने
उनको अटैक किया है। और हमने ये भी देखा है कि दलितों में भी वो कास्टिज्म का टेंडेंसीज वो बिट्रे करते हैं। उनमें भी कई दफ़ा इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता है। जिस एरिया से मैं आता हूँ तेलंगाना, तो वहाँ पर माला मादिगा से शादी कभी नहीं करता है। इंटरकास्ट मैरिज में हत्या भी हुई है वहाँ। हाँ, मतलब और कई जगह जो बहुजन का शादी दलित से होता है, उसके वजह से भी इंटरकास्ट वो वायलेंस होता है। So it's not just Muslims and Christians who have been infected by the poison of casteism. It is also the irony, the great tragedy is even victims of casteism, that is lower caste, including Dalits, they are also prey to this poison of casteism. It's a great irony. जी आप बताइएगा। हाँ, मेरा सवाल, मैं ना प्रतिमा कुमारी है, मैं पटना की ही हूँ। गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच नाम की एक संस्था चलाती हूँ और दलित वुमेन एंड गर्ल्स के साथ ज़्यादा इफेक्टिवली काम है हमारा। मेरा सवाल मनोज झा जी से है, क्योंकि मैं सदन में इनको जिस तरीके से बोलते हुए सुनती हूँ तो मुझे आशा जगती है इनको सुनते हुए। तो मेरा सवाल यह है कि हम सब जान रहे हैं जो एक किताब में लिखी बात है उसको रोज भुगतते हैं, लेकिन आज भी जुडिशियरी में रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं सदन में उठती? मेरा सवाल यहाँ से है कि आप सदन से हैं, संजय भाई सदन से हैं, संदीप सौरभ सुमन से हैं, क्यों नहीं वहां रिजर्वेशन हो ताकि न्याय मिल सके? रिजर्वेशन केवल कार्मिक जगहों पे ही क्यों? मुझे न्याय चाहिए और अगली लड़ाई मेरी न्याय की है। मैं यही से सदन से आपसे सवाल करूंगी। शुक्रिया बहन। मेरे लिमिटेड पॉलिटिकल कैरियर 5-5.5 साल में सदन का सदस्य रहा। कम से कम 8-10 बार तो मैंने उठाया और हमारे तमाम साथी हम लोग लिखते भी रहे हैं। लेकिन जो अब इनकी किताब भी आप पढ़िएगा उसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट होती है कि जो ग्रामशी एक इटालियन मार्क्सिस्ट थे, वो कहते थे कि प्रभुत्व वाली जगह हवा का भी रास्ता बड़ी मुश्किल से। तो शायद मैं समझता हूं कि हम लेकिन उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। रूपा जी, जस्ट एक चीज, हमारे सीनियर वरिष्ठ साथी शिवानंद तिवारी जी ने एक सवाल किया था। हमारा मानना है कि जो कास्ट का बेसिक मूल्य है वो है हिरार्की, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। तो वो जातियां अपने अंदर भी ढूंढ लेती है, चाहे हम दलित की बात करें, बहुजन की बात करें, इवन ब्राह्मणों की बात करें, ब्राह्मण भी अपने में निम्नतर और श्रेष्ठतर। तो ये जो हिरार्की है और उसके साथ पोल्यूशन एंड प्यूरिटी है। और एक आखिरी लाइटर टिप्पणी मैं करके खत्म करूंगा। ये किताब, इस किताब में दूसरा जो है सरनेम मिट्टा, मेरी छोटी बेटी का नाम मीता है। तो आज मेरे कुछ मित्र बैठे हैं, वो मेरे टेबल पे किताब देख करके कम से कम 2 घंटे सोचते रहे कि मेरी किताब है और आज इस पे चर्चा है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, जैसे संदीप भाई भी वहाँ बैठे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव भी वहाँ थे और आप भी हैं। तीनों अलग अलग पार्टीज के हैं, तीनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है। तो आपने जैसे कास्ट प्रैक्टिस की बात की थी तो वो थोड़ा मिक्सअप हो गया सर, कि मतलब कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। किस तरीके से आपने कम्युनिस्टों को ये कहा कि वो अनकॉन्शियसली, सॉरी कॉन्शियसली कास्टिस्ट है? सर प्लीज एक्सप्लेन। एक पूरा क्लास अभी वहाँ अरेंज करो तो लेंगे हम सबको। सभी शिवानंद भाई ने कहा पासवान पे टारगेट किया उन्होंने। यह भी एक तरीका है कैसे पासवानों का आइसोलेट किया जाए, और बिहार में हुआ है दलित महादलित। तो इस ढंग से आइसोलेशन कैसे हो, तो ये है, ये किस है ठीक का मानना है कि ब्राह्मणों में है ऊपर नीचे, दलित में ऊपर नीचे है। अब यादव की स्थिति जो है थोड़ा बेकार की स्थिति है सब जगह है। लेकिन इस ढंग से ये बोलना आप लोग का बड़ा मैटर करता है कि कैसे जो लीडर है उस गाँव का, उसको कैसे आइसोलेट किया जाए। वो हुआ है बिहार में। अब बिहार में दलित का मूवमेंट कमजोर हुआ इस कारण से हुआ है कि दलित महादलित जहाँ पे हुआ है, खूब हुआ है। इसलिए ये ठीक है, ठीक तुमने कहा, उस पर अलग से बातचीत करेंगे भाई, है ना। उस पर मेरी एक थियरी पूरा है, वो कभी समय हो तो बात करेंगे हम लोग। क्या अपने रिसर्च के दौरान ये पाया कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी ने इस जातिवाद से लड़ने के लिए कितनी कोशिश की और कितनी सफलता मिली? एक छोटा सा एग्जाम्पल बिहार की धरती से दूंगा। देवघर के मंदिर में कोशिश वो करते रहे कि दलितों का प्रवेश कराएं, काफी बहस हुई लेकिन सफल नहीं हुए।
बाद में विनोदानंद झा जब मुख्यमंत्री बने तब जाके दलितों को लेकर वो मंदिर गए। तो इस विषय पर आपको कितना मिल पाया गांधी के कंट्रीब्यूशन पर? मैंने जैसे बताया था कि देयर वाज नो क्लैरिटी अबाउट गिविंग देम राइट्स अक्रॉस द बोर्ड, तो इन अ वेरी halting manner दिस सब्जेक्ट वाज हैंडल्ड। एंड वो इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आपने उसका बहुत बैटल्स हुए लेजिस्लेचर में और कोर्ट्स में, ऑल द वे अप टू द सुप्रीम कोर्ट। स्वामीनारायण सेक्ट के बारे में so all that you will see very elaborately described in the book. It will not be possible for me to go into all that, especially when we have these constraints of time. But do see the book. These things are addressed in the book. मेरा सवाल श्री मनोज झा जी से। हम लोग बहुत देर से दलित परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं, जातीय परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके समाधान के बारे में अब तक हम लोगों ने कोई भी चर्चा या कोई भी बात नहीं सुनी। आपके लिए ये कितना व्यक्तिगत रूप से परेशानी का विषय है? इसलिए कि दलितों की परेशानी की बात जब होती है तो वो सीधा टारगेट जाता है कि ये परेशानी समाज में सवर्णों के द्वारा की गई थी। आप चूंकि खुद ब्राह्मण परिवार से आते हैं, सवर्ण जाति से हैं, एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं जिनका बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा था, व्यक्तिगत रूप से आपको इस लड़ाई में आप खुद को कहाँ पाते हैं? आप कितना अपने आप को परेशान पाते हैं या कितना सफल पाते हैं? एक बात जो संजय भाई हम सब समझ रहे हैं कि ये तो खांचे तोड़ने होंगे हमारी अपनी सोच की, और ये 2-3 लेवल पर मैं व्यक्तिगत तौर पर भी महसूस कर रहा हूँ, चाहे बहुजन राजनीति का, बहुजन सरोकारों का मामला हो, दलितों का हो, और ऑफ लेट चूंकि मेरे पार्लियामेंट में कई सारे मुद्दों पर मुसलमानों का जिक्र आता है, तो ये समस्या भी होती है, अरे फला आप तो मुसलमान नहीं हो, आपके तो सरनेम में ये लगा हुआ है। तो ये एक अंग्रेजी में कहावत है, दिस टू शैल पास। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो एक प्रतीक से निकल करके अगड़ी जातियों में छोटे रिफॉर्म को, छोटा जुडिशियल जो इंटरवेंशन होता है, उसकी भी जो रेसिस्टेंस की एक आदत है जिसका जिक्र है इस किताब में कि हाउ टू रेसिस्ट इट इज नॉट डूइंग एनी गुड टू द कास्ट पीपल्स, इट इज डिस्ट्रॉइंग देयर वर्ल्ड व्यू। ये आपको छोटा कर रहा है, आपके सोच को संकीर्ण कर रहा है, आपको एक रोबोट में तब्दील कर रहा है जहां आपकी प्रतिक्रियाएं कोई पहले से लिख करके दे देता है। थैंक यू। ये जो बैटल्स फॉर इक्वालिटी के बारे में किताब है, इसमें ऐसा नहीं है कि इट वाज बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, इट वाज एक्चुअली मोर बिटवीन प्रोग्रेसिव हिंदूज एंड ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट और रेट्रोग्रेड कंजर्वेटिव हिंदूज। तो ये जो प्रोग्रेसिव लिबरल हिंदूज है उसमें कई लोग अपर कास्ट थे, और अर्ली इयर्स में तो लोअर कास्ट को लेजिस्लेशंस में आना, कोर्ट्स में आना बहुत कम मिसाल थे। तो उस समय उन्होंने लीड दिया था। तो आपको कई ऐसे मिसाल दिखेंगे जिधर आप देखेंगे कि अपर कास्ट ऑल्सो फाउंड दिस सिस्टम फॉर अनटेनेबल, कि उन्होंने लोअर कास्ट के बेनिफिट के लिए उन्होंने लड़ा था। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन ड्रॉ मच सोलेस फ्रॉम। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हार्दिक है, मैं चाणक्य विधि विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और मैं अपना सरनेम इसलिए नहीं यूज़ करता क्योंकि मैं एक नीची जाति से हूँ, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, बल्कि इस वजह से क्योंकि मैं एक ऊंची जाति से हूँ, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। मेरा सवाल है मनोज झा जी से और संजय पासवान जी से कि डोंट यू थिंक द स्टेप्स टेकन फॉर प्रोमोटिंग शेड्यूल्ड एंड बैकवर्ड क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन, are working adversely and they are increasing the gap between upper and lower caste. They discriminate on the basis of caste and ability doesn't matter. Casteism is a social problem and giving backward people financial aid and educational aid would not work. It's like giving 2000 rupees to a very hungry person when no other shop is open in that place. It is indeed a problem of literacy, but educating upper caste is equally important. I would like to give थैंक यू। मैं पहले ये सवाल आपका ले लेता हूँ, और संजय भाई की तरह मैं ये भी को बैठ जाइए। आई विश यू वर माई स्टूडेंट, आई विश, लेकिन क्योंकि आप एक अच्छी जगह है, नहीं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जिस विभाग में मैं पढ़ाता हूँ आप वहाँ आते हैं। भाई साहब, ये जो मेरिट नाम की चीज है, इससे बड़ा मिथक कुछ नहीं है दुनिया में। मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण से, आपने बड़ी लंबी चौड़ी, बहुत लंबे चौड़े सवाल किए।
ये आपके सवाल नहीं है, ये सवाल कई लोगों के जहन में है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट नहीं था। अगर आज मैं यहाँ हूँ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से, मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर थे, मैं 3rd जनरेशन लर्नर था, और जो लड़का मेरे क्लास में सबसे अच्छा था वो 1st जनरेशन लर्नर था, वो दलित कम्युनिटी से था, छूट गया पीछे। तो ये तो मैं मानता हूँ। दूसरा, ये आरक्षण को लेकर के जो ये अवधारणाएं हैं कि आरक्षण से मेरिट का नुकसान होता है, यकीन मानिए मैंने अपने यूनिवर्सिटी में जहां मैं एडमिशन लेता हूं, मैं फर्क देखता हूं। धीरे 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 अगर ओबीसी स्टूडेंट्स जनरल के बराबर मार्क्स ला रहे हैं, एससी स्टूडेंट्स जनरल कम्युनिटी के बराबर मार्क्स ला रहे हैं, असर दिख रहा है। लेकिन आप 1000 साल के कैंसर का इलाज 70 साल में ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल है। ये मेरा मानना है। संजय जी, आप फैजान साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं मनोज भाई की बात आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, मेरे दिल में रहते हैं, ये हार्दिक है तो मुझे जवाब देना चाहिए। देखिए संजय भाई बिल्कुल सही, मनोज भाई सही कह रहे हैं कि, और आपने ये सवाल सही से उस वक्त हैंडल नहीं किया। मेरिट के नाम पर जजेस ने आरक्षण को रेस्ट्रिक्ट करने की, कंट्रोल करने की, लिमिट करने की कोशिश की, और इस पे पूरे जजमेंट्स हैं। जस्टिस चिदम्बरम रेड्डी ने लिखा है कि ये तो उनके जबान पे हर वक्त रहता है कि साथ पलूट ना हो जाए कॉरिडोर्स ऑफ पावर, अगर उसमें लोअर कास्ट के लोग आ जाएं। आज तक कोई रिसर्च ऐसी नहीं हुई कि IAS में जिसने टॉप किया हो वो सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता हो, और IIT में जिसने टॉप किया हो सबसे अच्छा टेक्नोक्रेट बनता हो, और नीट में जिसने टॉप किया हो वो सबसे अच्छा डॉक्टर बनता हो, और जो रिजर्वेशन के थ्रू आ रहे हैं वो सबसे खराब डॉक्टर, ये सबसे खराब इंजीनियर, ये सबसे खराब IAS ऑफिसर। ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। इनफैक्ट रियल मेरिट जो है, अब ये रिसर्च सामने आ गई, रियल मेरिट कंप्रोमाइज जो है वो SC ST OBC से नहीं हो रही है, वो NRI रिजर्वेशन से हो रही है, और उसमें नीचे लिख के आ रहा है, आप देख लीजिए कि उनकी जो मेरिट है NRIs पे जिनके एडमिशन हो रहे हैं कोटा में, वो सबसे लो है। और जजेस की बात में जैसे उन्होंने कह दिया 50%, अब कहीं संविधान में नहीं है 50% रिजर्वेशन, या रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा, या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन करना है तो पहले SC ST का ये साबित हो गया वो बैकवर्ड है। अब SC ST की बैकवर्डनेस को साबित करने के लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा भाई ये तो अगर राष्ट्रपति जी की उसमें लिस्ट में आ गए तो इसका मतलब ये बैकवर्ड है। लेकिन कोर्ट ने कहा साहब क्वांटिफाइबल डेटा पहले कलेक्ट किया जाए कि SC या ST बैकवर्ड है, और ये देखा जाए कि इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जबकि आज तक किसी भी डिपार्टमेंट में पूरा जो रिजर्व कोटा है वो नहीं भरा जाता। और तीसरे उन्होंने कह दिया कि साहब ये देखें कि इससे ये संविधान में है, आर्टिकल 335 में है, इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेरिट का लफ्ज जो निकला रूपा जी, ये निकला उस शब्द से कि इफिशिएंसी, और ये माना गया कि जो मेरिट पे आए वो इफिशिएंट होता है। ये बिल्कुल डेफिनेटली मैं मनोज झा साहब से एग्री करता हूं कि इसका कोई मेरिट से ताल्लुक नहीं। संजय जी, आप बोलना चाहेंगे इस पर? अच्छा ठीक है जी। अभी जवाब दे रहे थे प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा सर, तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आप ही से एक सवाल करना चाहता हूँ। वो ये कि अभी आपने अपनी गुफ्तगू में ये बताया कि इस्लाम में ये कास्ट सिस्टम है, हालांकि हकीकत ये है कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है, ये मुसलमान समाज में कास्ट सिस्टम है, और ये सिस्टम सिर्फ इंडियन सब कंटिनेंट में पाया जाता है। इसलिए मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि ये बातें आपने कैसे कही? मैंने सवाल अपने उसमें सही बोला था, इंडियन इस्लाम जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, शब्द मैंने बोला था। इन एनी केस नहीं, इन एनी एक सेकंड ऐसे शोर करिएगा तो बात नहीं बनेगी। वो तो आप
रिकॉर्डिंग भी देख ले, लेकिन सुनिए मैं जरा सख्त बात कहूं, मुसलमानों का रिजर्वेशन न होना ये हमारी इस सोच की देन है कि हमने संविधान में सभा में ये कहा कि इस्लाम में साफ कोई डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम नहीं है, और आज हम कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम है, हमें दीजिए। ये डबल बात करने से नहीं चलेगा। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हमारे यहाँ भी कास्ट सिस्टम अच्छा खासा है और जगह भी है, इवन अरबों में भी है कि आप बनु हाशिम से हैं या फला ट्राइब से हैं, फला ट्राइब से। एक छोटी सी बात जो मैं पहले कहना चाहता था, साथियों हम लोग सब लगभग यहाँ बिहार के हैं। हमारे यहाँ ठेकुआ बनता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी जाति हो, ठेकुआ बनता है। तो ठेकुआ के लिए लकड़ी का एक वो पैनल टाइप होता है हर घर में, लकड़ी का फूल बने होते हैं उस पे, सिर्फ कमल के फूल नहीं, कई तरह के फूल बने होते हैं उस पे। तो क्या होता है कि आप ठेकुआ का तैयार करके मसाला उस पर डालते हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंदू समाज वो ठेकुआ का पैनल है, जो भी धर्म बाहर से आए उस पर वो शक्ल करता है। तो इस रूप में मैं समझता हूँ कि हर धर्म में जो साउथ एशिया में जातिगत विसंगतियां दिखी हैं, उस ठेकुए वाले पैनल का असर। जी आपने यह कहते हुए कि बिहार में दलित आंदोलन को, नीचे के आंदोलनों को, गरीबों के आंदोलन को बढ़ाने में CPIML की बड़ी भूमिका रही, लेकिन उसके साथ आपने जो एक फैक्ट यहाँ रखा, इसलिए मैं खड़ा हुआ कि आपने बिल्कुल गलत फैक्ट रखा यहाँ, और इस हाउस को आपने गलत करके ये बताया कि शंकर विघा जनसंहार में CPIML एक्टिव नहीं हुआ। आपका बिल्कुल गलत फैक्ट है, 100%। इसलिए मैं कमलेश शर्मा CPIML का एक एक्टिविस्ट हूँ, और जिस दौर में जहानाबाद जनसंहारों से जूझ रहा था, वो शंकर विघा हो या बाफे हो या भोजपुर का नारी हो, ननौर हो या बथानी टोला हो, और आकर के लास्टली मियाँपुर। उस दौर में हम लोगों ने पटना में विधानसभा चुनाव किया था, उसका नारा था बाफे बथानी मियाँपुर नहीं चलेगा यह दस्तूर। और उस समय की जो सरकार थी उसको बाध्य होकर के अमीरदास आयोग का गठन करना पड़ा, लेकिन उस सरकार ने अमीरदास आयोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, लेकिन जब दूसरी सरकार आई उसके बाद उसने अमीरदास आयोग को भंग कर दिया। एक सवाल मेरा आपसे है, पता नहीं आपके पुस्तकों में क्या है, यह कंप्लीटली जनसंहार एक कंप्लीटली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जैसा कि संदीप जी ने कहा वो जमीन से जुड़ा हुआ सवाल है, तो कोई दिक्कत है? नहीं, सवाल समझ में आ गया। नहीं, सवाल आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल आपको सवाल समझ में नहीं आया, इसलिए आप सवाल सुनिए। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं रखूंगा। बिल्कुल रुका जी, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि जब यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके नेता गिरिराज सिंह ने, जिनका नाम है परमेश्वर मुखिया, जो जनसंहार 400 लोगों के दलितों के हत्या के ऊपर आरोप था और 30 से ऊपर जनसंहार हो गए, वो बहुत बेशर्मी के साथ कहते हैं कि वो गांधी। ये तय होना चाहिए, आपके पुस्तक में आपने गांधी कहा है या जनसंहारों का उनको नेता कहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात और भी मैं गीता जी आपसे बताना चाहता हूँ, अमीरदास आयोग की रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन चीजें खुल कर सामने आ गई। यहाँ पर अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जिनके नेताओं को रणवीर सेना का संरक्षण प्राप्त था, हथियार से लेकर के राजनीति तक। पता नहीं आपके पुस्तकों में कहाँ जगह है। धन्यवाद। एक सवाल फैजान सर से, काफ़ी सालों से सुनता आया हूँ, फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या जरूरी है? क्या जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड? या अगर जरूरी है तो जो देश जो हमारा फूलों का गुलदस्ता है, इसमें क्या एक रंग की जरूरत है? हमको मुझे नहीं लगता, या आप सर मुझे कुछ प्रकाश दें इस मामले। देखिए, ये तो आज के टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है बात जी, लेकिन क्योंकि आपने पूछी है, संविधान ये चाहता है कि एक लॉ बन जाए, लेकिन एक लॉ बनना अपने आप में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये जितने भी लॉ हों वो सब
संविधान से कंसिस्टेंट हो, सब जेंडर जस्टिस करें। अब अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को जेंडर जस्ट बनाने की कोई मीनिंगफुल कोशिश करते रहते तो यहाँ वो सिचुएशन नहीं आती जहाँ आ चुकी है। मैं एक चीज बड़ा सब सवाल पूछ रहा हूँ, मैं मनोज से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो एक बस ये एक सेकंड का सवाल। मनोज की पूरी किताब जो है, जाहिर है कि मैंने कह दिया उस पर और मैं बिल्कुल इस पर कायम हूँ कि वो डिजर्व करती है एक डॉक्टरेट। लेकिन इस पूरी किताब में रूपा जी रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन जो है उसका कोई जिक्र नहीं है, वो शब्द भी नहीं आया बेसिकली। लेकिन अगर आप किताब लिखने वाले हैं रिजर्वेशन पे या उसकी जो डिबेट हुई है तो छपवाइएगा मत, तब हम PhD दीजिए। पहले मैं वो कॉमरेड का जवाब दूंगा। हो सकता है कि मेरे हिंदी कमजोर होने की वजह से आपने गलत सोचा होगा, मैंने कुछ गलत कहा होगा। मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं था कि शंकर बिगा का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस पार्टी का है। मैंने कहा कि आप इस पार्टी का माले का इंटरवेंशन की वजह से जो जस्टिस उनको ट्रायल कोर्ट में मिला उसका श्रेय उनको जाता है। But they were not so effective when it came to Shankar Biga, and facts show that, क्योंकि लगातार 50 witnesses जो शंकर बिगा के गांव के लोग थे और वो एक के बाद एक witnesses hostile हुए और कोई कुछ कर नहीं सका। It wasn't as your influence was not as effective in that case, in that particular case, and that is borne out by the results. आपने वो ट्रायल कोर्ट में ही वो कन्विक्ट नहीं हो सका उस केस में। So that was my limited point, and it's not so central to my book anyway. My book was confined to the legal proceedings. It was not so much on the role of political parties or even about CPI. You will bear me out because you have read the book, right? So आप इसके बारे में उतना, it's more to do with my weak Hindi or my impromptu intervention. आप इसके बारे में और सोचने का जरूरी नहीं है। And as far as Professor Faizan Mustafa's point is concerned, maybe I think we've dwelt enough on that. आप फैजान के उस सवाल का जवाब दीजिए, आपने रिजर्वेशन की पूरी चर्चा। Yeah. So that comes with a PhD. I'm deeply grateful to him for paying me such compliments. तो I'm happy to say इस किताब में clearly मैंने लिखा भी था कि इसमें 18 चैप्टर है and each chapter deals with a different aspect of those battles. तो इतना सारा मटेरियल आर्काइव्स में मिला था मुझे और मैं केवल 18 टॉपिक्स कवर कर सका और उसके बावजूद ये 600 पेज के पन्ने हो गए बुक हुआ। तो मैं और अगर ऐड करता है तो इट वुड हैव बिकम अनवीली। तो हमने डिसाइड किया था कि मैं एक कंपेनियन वॉल्यूम ले आऊँगा। ऐसा नहीं कि ये बुक इनकम्प्लीट है। On each of those subjects, there is a complete account, chronological account. But there are topics like reservations, there are topics like violence triggered by intercaste marriage, there is a topic like, say, Devdasi cult, there is a topic like, say, Special Marriage Act. There are so many such subjects which I have not dealt with, which I will be taking up in my next volume, which I will try to write in a concise manner, but even then it is likely to become another thick fat book like this, because ये सब के बारे में किसी वजह से academics ने नहीं लिखा। हो सकता है वो कास्ट और लॉ पर बहुत कम उन पर ध्यान रहा, लीगल हिस्ट्री के मामले में बहुत आई एम श्योर प्रोफेसर suggest to cut the long chase, मनोज अगली किताब लिख रहे हैं, आप PhD डॉक्टरेट उनको दे दें सर, और उसमें रिजर्वेशन का और बाकी तमाम विषयों पर गहन चर्चा रहेगी। इसके साथ हम लोग को लगता है ये यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा। तो 2 घंटे से हम कवर कर रहे हैं, आप लोग 2 सवाल है, 2 बाप रे। मैं एक सवाल एक मैडम से भी है। एक सवाल ये है सर कि आपने जो किताब लिखी है कास्ट राइट, आपको पता है कि दलितों में कितना अंग्रेजी वो पढ़ पाते हैं, तो पहला है कि हिंदी में कब आएगा भाई, ये सवाल तो मेरा भी। ये बिहार की जनता और मनोज झा से रिक्वेस्ट करेंगे, उनकी पार्टी और संदीप की पार्टी और संजय का पार्टी। दूसरा मैडम आपसे सवाल है कि जब
जब दलितों बस्ती में जब हम गए रिपोर्टिंग करने के दौरान, तो वो कहते हैं कि शायद आप पहले रिपोर्टर हैं जो दलितों बस्ती में आकर के हमारी समस्या पूछते हैं, और वो महिला हाजीपुर की थी, रोने लगी। तो मीडिया क्या दलितों बस्ती में जाकर खबर करती है, या आपका क्या अनुभव? तो एक तो पहला कि हिंदी संस्करण कब आएगा, ये बहुत ही अहम सवाल है, और बिहार में आपके इसका हिंदी संस्करण नहीं है, ये सच में हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं है। तो मनोज, ये आपको करना पड़ेगा। I completely share your concern, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदी में ही नहीं, कई देश के भाषाओं में हम अनुवाद करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मनोज जी की फ्लाइट है वो छूट जाएगी, मेरी फ्लाइट है वो छूट जाएगी, आप सबसे मिलकर ये बातचीत करके और